अच्छा, हमारा जो पहला हेड ऑफ इनकम है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसकी हमने थोड़ी सी परी मेच्योर उस दिन प्रैक्टिस की है। उसको थोड़ा सा जो है थ्योरेटिकली पढ़ने की जरूरत है। ये इसकी प्रोविजन जो है वो कहाँ पे मौजूद है, इसको हमने कैसे पढ़ना है, ये चीज जो है ये थोड़ा सा देखने की जरूरत है। पता नहीं मैंने आपको पिछली क्लास में बताया होगा कि एक बच्चा मुझे मिला, तो उससे मैंने पूछा कि आपकी टैक्स की कितनी प्रैक्टिस है। उसने कहा सर मेरी 1.5 साल प्रैक्टिस है। क्या 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 काम करते हैं? मैंने कहा सर मैं सारे काम करता हूँ, मैं इनकम टैक्स भी करता हूँ, सेल टैक्स भी करता हूँ, मैं कमिश्नर अपील के पास अपीयर भी होता हूँ, और मैं ट्राइब्यूनल में भी जाता हूँ। तो मैंने उसके बेसिक छोटे छोटे सवाल पूछे, उसको इनका भी आइडिया नहीं था। बाज़ औक़ात आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन काम के साथ साथ आपको थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं उनका आइडिया नहीं होता। इवन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सैलरी की आप टैक्स रिटर्न हर रोज फाइल करते होंगे, लोग आते होंगे आपके पास, तो ये प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और टैक्स रूल्स के अंदर कहाँ पे मौजूद है, उसको इस बात का भी मालूम नहीं। तो ये चीजें भी साथ साथ मालूम होना बड़ा जरूरी है। आपको स्क्रीन शेयर होगी? जी सर, शेयर हो रही है। ओके ओके। अच्छा, जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और रूल्स जो हैं दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों को मिला के पढ़ना होता है। अभी हम मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आऊँ तो ये जो पार्ट 2 है ये हेड ऑफ इनकम सैलरी के बारे में, और इसमें सेक्शन कौन सा है? 12, 13 और 14। सेक्शन 12, 13 और 14 जो है 12, 13 और 14 के अंदर जो है आपकी सैलरी की बात की गई है। ठीक है, कुछ और जगहों पे भी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, इन सेक्शंस के अलावा भी कुछ चीजें आपको देखनी है। अच्छा, इसमें अगर मैं रूल्स में आऊं कि रूल्स में जो है रूल्स के में अंदर जो है वो कहाँ पे बात की गई है सैलरी की, तो वो आपको मैं सिर्फ एक नजर दिखाता हूँ। ये आपके इनकम टैक्स रूल्स है, आपको स्क्रीन नजर आ गई? जी सर, नजर आ रही अच्छा अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो पहले पेज पे, तो ये सैलरी का जो है वो रूल 3, 4 और 5, इनको हमने स्टडी करना। कुछ मैंने कहा कुछ और चीजें हैं, वो आगे जाके आपको बताऊंगा। अगर आपको सैलरी की जो टैक्सेशन है उसके बारे में जानना है, तो आपने सेक्शन 12, 13 और 14 पढ़ने हैं, और रूल्स जो हैं उसके 3, 4 और 5 पढ़ने हैं, इनकम टैक्स रूल 2002 के। ठीक है, कुछ चीजें और हैं, मैं वो तो फिर बाद में बताऊंगा। तो हम आज ये जो है नजर आ गया ना? नजर आ रहा है? है। जी सर, नजर आ रही है। अच्छा, तो अभी हम इसी तरह जो है सैलरी के बाद फिर जो है वो प्रॉपर्टी के सेक्शन है, प्रॉपर्टी के बाद फिर बिजनेस के सेक्शन है। इन सबको हम
वन बाय वन जो है इनको इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो अभी हम सैलरी का जो सेक्शन है, यहाँ तक हमने पढ़ा था ना, सेक्शन 11 तक हमने कंप्लीट किया था। तो उसके बाद हर हेड की जो टैक्सेशन है वो है। अच्छा, इसमें इसके जो पेज है 45 है, लेकिन ये कहीं जाके होगा 70 के करीब। ठीक है, तो हम 70 पेज पे जाते हैं, तो हम 44 पेज पे आ गए। ठीक है, ये 45। ठीक है, अच्छा, इसको हम ना आज रीड करें। Any salary received by an employee in a tax year other than salary that is exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax in that year under the head salary। ठीक है, अच्छा, ये कह रहा है सैलरी की उसने जो सबसेक्शन 2 है उसमें उसने कहा है कि एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इन अ टैक्स ईयर अदर देन सैलरी दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी चार्ज टू टैक्स इन दैट ईयर अंडर द हेड सैलरी। कि आपने जो सैलरी ली है उसमें से एग्जेम्प्ट को निकाल के जो बाकी सैलरी है उसको आप टैक्स चार्ज करेंगे सैलरी के हेड में। तो इस तरह सैलरी के हेड का एक जो है वो वजूद आया है। जो आप पहला हेड पढ़ते हैं कि हेड ऑफ इनकम है, फर्स्ट जो है वो सैलरी का है। ठीक है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 है। सैलरी है क्या? सैलरी मीन एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर इंक्लूडिंग। अच्छा, अभी जो शुरू में हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी वो डेफिनेशंस हमें यहाँ पे काम आएगी। इम्प्लाई क्या होता है ये भी डेफिनेशन में हमने देखा, एम्प्लॉयमेंट भी हमने देखा। ठीक है, तो उधर से हमें पता चला कि भाई इम्प्लाई है, अंडर एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट है, उसका एक एम्प्लॉयर है, इससे हमें अंदाजा हो गया। अच्छा, तो सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव, जो भी अमाउंट आपने रिसीव की है being employee from contract of employment whether of a revenue nature or capital nature। ठीक है, उसमें इंक्लूडिंग है। इंक्लूसिव डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी ना, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन क्या होती है और इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या होती है, ये बात हमने डिस्कस की थी। व्हाट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड व्हाट इज एग्जॉस्टिव डेफिनेशन? एनीबॉडी? सर सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर, शायद आपने नहीं बताया था। अच्छा, मैंने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। अच्छा, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ये होती है कि जो कुछ यहाँ पे गिवन है, जो कुछ यहाँ पे गिवन है वही कुछ है। ठीक है, जो कुछ यहाँ पे गिवन है वही कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है, वो होती है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन जो है वो कहाँ से शुरू होती है, जब नीचे कहीं आएगी तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, इसमें इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। इंक्लूडिंग डेफिनेशन, इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या होती है कि इसमें ये कुछ शामिल है लेकिन इसके अलावा भी इसमें शामिल किया जा सकता है, इसको लॉ की लैंग्वेज में इंक्लूसिव डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है वेदर ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर इंक्लूडिंग, ये नीचे उसने लिखा है कि भाई ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है अगर इसके अलावा भी कुछ है, क्योंकि ऊपर उसने लिख दिया है कि सैलरी मींस एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर इंक्लूडिंग। वो कहते हैं इंक्लूडिंग ये तो है लेकिन इसके अलावा भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये को हतमी या एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। अच्छा, इसमें दो लफ्ज आए हैं, रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। कोई बता सकता है व्हाट इज रेवेन्यू एंड व्हाट इज कैपिटल नेचर? है किसी को आइडिया? नो सर, आइडिया नहीं। एनीबॉडी एल्स? जिन लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी उनको पता होगा। जी, कोई बोल रहा है? तो कुछ पार्टिसिपेट किया करें इसमें, आपकी बेहतरी, आपकी लर्निंग। मैं तो आपको भी पढ़ा रहा हूँ और भी बड़े लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ अगर आप पूछेंगे तो आपके अपने जो कंसेप्ट है और चीजें जो है क्लियर हो। मुझे नहीं पता होता मैंने क्या बताया है, मुझे नहीं पता था कि मैंने आपको इंक्लूसिव
डेफिनेशन या एग्जॉस्टिव डेफिनेशन की बात की है, हालांकि ये बेसिकली मुझे कहीं बता देना चाहिए। अच्छा, रेवेन्यू नेचर ये होती है कि वो पैसा जो है ना वो आपके पास कैश की शक्ल में आया है, लिक्विड शक्ल में आया है। मसलन आपको मेडिकल अलाउंस 10,000 रुपए दे दिए गया है, आपको बोनस जो है वो 50,000 रुपया दे दिए, ये रेवेन्यू नेचर है। कैपिटल नेचर ये है कि आपको कोई ऐसा बेनिफिट दे दिया है जिसकी यूटिलिटी फौरन खत्म नहीं हो रही। मसलन आपको घर दे दिया गया है, आपको गाड़ी दे दी गई है, आपको फर्नीचर दे दिया गया है, तो ये जो है वो कैपिटल नेचर की चीजें। वो कहता है कि एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से आपको जो कुछ मिल रहा है, ठीक है, वो चाहे रेवेन्यू नेचर का है, यानी आपको लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, कैश की फॉर्म में मिल रहा है, आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, या आपको कोई एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिया जा रहा है, आपको घर दिया जा रहा है, आपको गाड़ी दी जा रही है, ये सारी चीजें आगे आएंगी कि अगर आपको घर दिया गया है तो उस पर भी आपने टैक्स देना है, अगर आपको गाड़ी फ्री में मिली है तो उस पर भी आपने टैक्स देना है, अगर कोई और फैसिलिटी आपको मिली है तो आपने उसके ऊपर भी टैक्स देना है। तो दैट फैसिलिटीज या दोज फैसिलिटीज विच आर गिवन ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, वो क्या होती हैं, कैपिटल नेचर की होती है। अच्छा, उसमें जनाब इंक्लूडिंग की बात मैंने की, वो कहता है एनी पे, कोई भी तनख्वाह, वेजेस, ठीक है, और अदर remunerations provided to an employee including leave pay, payment in lieu of leave, overtime payment, bonus, commission, fees, gratuity और वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स, ये होते हैं कि अगर कोई किसी आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे डेंजरस वर्किंग कंडीशंस हैं, जैसे ये ऑयल फील्ड में लोग काम करते हैं, तो वहां उनको स्पेशल अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, कुछ हार्ड एरियाज होते हैं तो वहां पे आपको हार्ड एरिया अलाउंसेस मिलते हैं। तो उसने ये चंद चीजें तो यहाँ पे लिख दी हैं, ये लेकिन ये चंद चीजें हतमी नहीं है, जिसमें उसने आपको कहा है कि आपको किसी किस्म की पे मिलती है, कोई रिमनरेशन मिलता है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, फी मिलती है, ग्रेजुटी है, वर्क कंडीशन, हार्ड एरिया अलाउंस है, वर्क हैजर्ड्स अलाउंस है, डेंजरस वर्किंग अलाउंस है, इस तरह की चीज है, तो वो भी इसमें शामिल है। वो कहते हैं एनी परकुजिट, कोई ऐसी फैसिलिटी वेदर कन्वर्टेबल टू मनी और नॉट, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की है कि कोई भी परकुजिट, कोई भी फैसिलिटी वेदर कन्वर्टेबल टू मनी और नॉट, जैसे आप किसी भी चीज को मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कुछ ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको घर मिल गया, आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, गाड़ी मिल गई उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या है, ये कैपिटल नेचर की चीजें हैं। वो कहता है वो भी शामिल है, जैसा कि उसने ऊपर भी कह दिया। उसके बाद जनाब सेक्शन 2 सबसेक्शन सी भी कहता है the amount of any allowance provided by an employer to an employee including a cost of living, ये कोला अलाउंस होता है, कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस होता है अगर किसी को सैलरी के ब्रेकअप का पता है, subsistence, rent, utilities, education, entertainment or travel allowance, but shall not include any allowance solely expended in the performance of the employees ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, ये मैं समझाता हूँ। अच्छा, तो उसमें कह रहा है कि आपको किसी तरह का कोई अलाउंस दिया जा रहा है, उसको जो नाम भी दिया जा रहा है, उसको कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है, वो सबसिस्टेंस अलाउंस है, वो रेंट अलाउंस है, वो यूटिलिटी अलाउंस है, एजुकेशन अलाउंस है, ठीक है, आपको बच्चों के लिए कोई एजुकेशन की जो है फैसिलिटी दी जा रही है, एंटरटेनमेंट है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सारे के सारे जो है ना वो जो है टैक्सेबल है, और सारे के सारे सैलरी की डेफिनेशन के अंदर शामिल है। लेकिन वो कह रहा है बट शेल नॉट include any allowance solely expended in the performance of the employee's duties of employment, उसको उसने नीचे एक्सप्लेन किया। For removal of doubt, it's clarified that allowance solely expended in the performance of employee's duty does not include। अच्छा, इसमें होता था ये था कि लोग इसको ना बड़ा मिस यूज कर रहे थे, लोग इसको जो है ये 2021 में एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है, लोग इसको मिस यूज कर रहे थे कि ये चीज जो है ये परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी से रिलेट करती है, तो उसमें जो आपको कैश में या आपको वो एम्प्लॉयर पे करता था तो उसको वो सैलरी में शामिल नहीं करते थे और ना उस पर टैक्स देते थे। उन्होंने कहा कि ये चीजें जो है ना ये परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज की ड्यूटीज में आपने शामिल नहीं की। वो कहते हैं अलाउंस विच इज पेड इन मंथली सैलरी आर फिक्स बेसिस आर परसेंटेज ऑफ सैलरी, अगर कोई आप टीएडी की बात में, ट्रैवलिंग अलाउंस की बात में, कोई मेडिकल अलाउंस की बात में, अगर कोई ऐसा अलाउंस है जो आपने फिक्स बेसिस पे रखा हुआ है तो वो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज के साथ आप उसको अटैच नहीं करना। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी से मुराद है कि कभी कभार जब वो उस ड्यूटी पे जाता है तो आप उसको कंपनसेट करते हैं, ठीक है, वो शामिल नहीं है।
अच्छा, अलाउंस विच इज नॉट होली एक्सक्लूसिवली नेसेसरली आर एक्चुअली स्पेंड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर, कि वो भी इसमें शामिल नहीं है, ठीक, जो आपने खर्च किया है, क्योंकि इंप्लाई का उससे कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, the amount of any expenditure incurred by an employee that is paid or reimbursed by the employer other than expenditure incurred on behalf of employer in the performance of the employees duties of employment, ठीक है। तो अगर एम्प्लाई ने कोई ऐसी चीज जो है वो क्या किया है, इनकर्ड बाय एम्प्लॉय दैट इज पेड और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर या तो एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली पे कर दी है या एम्प्लॉय ने पे की है और एम्प्लॉयर ने उसको रीइंबर्स किया है, तो वो भी जो है वो इसमें शामिल है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ई है कि द अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस इंक्लूडिंग एनी अमाउंट रिसीव्ड, अगर आपको कोई प्रॉफिट मिलता है एम्प्लॉयर से तो वो भी इसमें शामिल है। उसने ये सारी प्रॉफिट की नीचे बातें बता दी हैं कि एज कंसिडरेशन फॉर पर्सन्स एग्रीमेंट टू एंटर इनटू एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, ठीक है। ये बेसिकली जो है, हम्म, ये क्या चीज होती है, कुछ समझ आइए ये जो पहली बात लिखी हुई है। अच्छा, ये बेसिकली ये है कि जब आगे प्रोफेशनल, ये ऑफर लेटर होता है ना, जो कि जब इंटरव्यू के बाद और सिलेक्शन हो जाता है तो ऑफर लेटर, ये कंसिडरेशन वही है कि वो साइन करके सबमिट करना होता है। ये कंसिडरेशन नहीं होती है। अच्छा, वो बेसिकली कह रहा है कि आपको कोई ऐसी जो है, जी काजी आसिया, सर आप कंसीडरेशन को सर हम वैसे अगर देखें तो ये सर ये भी पेमेंट की मतलब फॉर्म होती है, कैश की फॉर्म है, लेकिन पर्सन एग्रीमेंट का यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझा रहा, मैं समझा रहा। अच्छा, ये बेसिकली प्रोफेशनल के लिए होता है। मसलन अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप वकालत कर रहे हैं, कल आपको कोई एम्प्लॉयर जो है वो नौकरी ऑफर करता है, तो आप कहते हैं जी कि इसमें ये है कि आप सबसे पहले तो मुझे ज्वाइनिंग अलाउंस दें, मुझे अपने आप को थोड़ा सा, चूंकि मेरी प्रैक्टिस रुक जानी है, तो मुझे जो है उसके लिए एक वन टाइम अलाउंस चाहिए, ज्वाइनिंग अलाउंस चाहिए, मुझे आप 3 लाख रुपया दें, ठीक है। ये बेसिकली जो है एज कंसिडरेशन फॉर पर्सन एग्रीमेंट टू एंटर इनटू एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, ठीक है। जी सर, सही समझ में। ठीक है, इस तरह का अगर कोई एग्रीमेंट हो तो उसके अगेंस्ट जो आप कंसिडरेशन मिलती है उसका जिक्र हो रहा है। अच्छा, फिर वो कहता है कि एज कंसिडरेशन फॉर एम्प्लॉइज एग्रीमेंट टू एनी कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एनी चेंजेस टू द एम्प्लॉइज कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई ऐसी कंसिडरेशन है जिसमें उसको कंडीशन के साथ लिंक कर दिया जाता है कि जब आप मुझे आउट स्टेशन भेजेंगे तो आप मुझे कोई अलाउंस देंगे, जब मुझे आउट ऑफ प्रोविंस भेजेंगे तो मुझे कुछ उसका रीलोकेशन अलाउंस कह लें, इस तरह की कुछ चीज देंगे, तो वो भी वो कह रहा है कि उसके अंदर शामिल है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेदर पेड voluntarily or under an agreement including any compensation for redundancy और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड गोल्डन हैंडशेक पेमेंट, तो इसके अंदर वो कह रहा है कि टर्मिनेशन के ऊपर आपको जो भी बेनिफिट मिलते हैं उसमें आपका कोई लमसम अमाउंट मिलती है, कोई कंपनसेशन मिलती है, कोई आपको गोल्डन हैंडशेक के तहत आपको मिलती है चीजें, तो वो कह रहे हैं सारे जो है वो सैलरी के बाद में शामिल है। अच्छा, for a provident or other fund to the extent to which the amount is not a repayment of contribution made by the employee to the fund in respect of which the employee was not entitled to a deduction, कह रहा है कि फॉर अ प्रोविडेंट फंड, बेसिकली प्रोविडेंट फंड का एक अपना अलग से एक मैकेनिज्म है, इसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, फिर उसको किसी प्रॉफिटेबल वेंचर के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, फिर उस पर प्रॉफिट भी आता है, ये पूरा एक अलग से एक मैकेनिज्म है। वो कह रहा है कि फॉर अ प्रोविडेंट फंड और अदर फंड टू द एक्सटेंट टू द विच अमाउंट इज नॉट अ रीपेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो कह रहा है कि इम्प्लाई ने जो कंट्रीब्यूट किया है ना उसको अगर रिफंड किया जाए तो वो आपकी सैलरी में शामिल नहीं, उसके अलावा जो उस फंड से आपको मिलेगा वो आपकी सैलरी का पार्ट है, made by the employee to the fund in respect of which the employee was not entitled to a deduction, ठीक है। ये एम्प्लाई ने सर खुद जो है, ये सर इसको थोड़ा रिपीट कीजिएगा, समझ में नहीं आया।
मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोविडेंट फंड जो है ना, उसका कंसेप्ट ये है कि उसमें एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, उससे जी सर जी। एक फंड जनरेट होता है। वो फंड जब इकट्ठा होता है, कंसोलिडेट होता है, तो फिर उसको प्रॉफिटेबल वेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, वहां से प्रॉफिट आता है, और फिर वो जो है वो फंड एक्यूमुलेट होता है। यानी हर महीने उसमें कुछ हिस्सा एम्प्लॉयर का, कुछ हिस्सा एम्प्लॉय का, और फिर उसके ऊपर एक आता है प्रॉफिट। वो हर महीने उसके अंदर ऐड होके उस आदमी का जो वो फंड है वो एक्यूमुलेट होता रहता है, बढ़ता रहता है। वो कह रहा है कि भाई अगर उस फंड से आपको कोई अमाउंट मिली है तो वो भी सैलरी का पार्ट है, टू द एक्सटेंट टू विच द अमाउंट इज नॉट अ रीपेमेंट। वो कहता है कि वो अमाउंट जो है ना, इज नॉट अ रीपेमेंट, जो आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन उसकी है, उसके उसका वो नहीं है, टू द एक्सटेंट ऑफ, ठीक है, इज नॉट अ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो वो उसमें शामिल नहीं है। बाकी अगर आपको वहां से कुछ मिलता है तो वो आपकी सैलरी का पार्ट होता है, यो तो चूंकि ऑलरेडी आपने खुद कंट्रीब्यूट किया है। सर, ये प्रोविडेंट फंड तो आप हमारी सैलरी में से डिडक्ट हो जाता है ना, तो वो तो उस तरह से हम किस तरह से उसमें इंक्लूड करेंगे जब हम टैक्सेबल इनकम निकालेंगे? तो जो अमाउंट हमारी प्रोविडेंट फंड की डिडक्ट होती है, हमने उसमें उसको काउंट करना होगा? वो ये बात कर रहे हैं कि देखो, प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल आप 100 रुपया बीइंग एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें से 100 रुपया जो है वो अलग से एम्प्लॉयर देता है, तो आपके प्रोविडेंट फंड में हर महीने 200 रुपया जा रहा है। अच्छा, जी। 200 रुपया से हर महीने आपका बैलेंस इंक्रीज होगा, फिर मैं कहता हूँ इस पे आपको 10 रुपए प्रॉफिट भी हर महीने आ रहा है, तो हर महीने आपके प्रोविडेंट फंड का बैलेंस 210 रुपए से इंक्रीज हो रहा है, और वो जो अमाउंट एक्यूमुलेट हो रही है वो आपका फंड है। ठीक है, वो कह रहा है जी। कि भाई अगर उससे आप कोई अमाउंट लेते हैं ना, तो वो आपकी सैलरी का पार्ट बनेगी, लेकिन जो आपने ऑलरेडी कंट्रीब्यूट की है, जो 100 रुपया आपकी कंट्रीब्यूशन है, इज नॉट, वो जो है वो इसका पार्ट नहीं बनेगा। वो कह रहा है ठीक है। तो टू द एक्सटेंट टू विच द अमाउंट इज नॉट, बेसिकली ये सैलरी को कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द पर्पसेज ऑफ टैक्सेशन। तो वो ऑलरेडी चूंकि आपने कंट्रीब्यूट किया और उसके ऊपर टैक्स आपका लग चुका है ऑलरेडी, वो अगर आपको वापस मिलेगा तो उस पर अगेन टैक्स नहीं लगेगा, वो डबल टैक्सेशन में आ जाएगा। ठीक ये है, बात। मतलब वो एक तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन टैक्स डिडक्ट कर ही देती है। जी जी जी। उसके बाद है एज कंसिडरेशन फॉर एन एम्प्लॉइज एग्रीमेंट टू restrictive covenant in respect of an past, present or prospective employment। अगर आपके ऊपर कोई कंडीशन लगा दी जाती है और उसके अगेंस्ट आपको कोई पैसे मिलते हैं, तो वो भी आपकी सैलरी का पार्ट है। इसकी एग्जांपल इस तरह हो सकती है कि जब आप वकील हैं और आप एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, तो आपको कहा जाता है कि हम आपको, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको एक सैलरी के अलावा आपको एक नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दे देते हैं। ठीक है, तो वो अलाउंस जो है वो भी आपकी सैलरी का पार्ट होगा, और ऐसा ही होता है। इसी तरह में डॉक्टर्स को भी ये मिल जाता है और कुछ और प्रोफेशनल्स को भी मिलता होगा। राइट, यहां तक समझ आए? उसके बाद है एनी पेंशन आर एन्युटी और एनी सप्लीमेंट टू अ पेंशन और एन्युटी। अच्छा, वो कह रहे हैं जो पेंशन एन्युटी आपको मिलती है उसकी बात करें, वो भी आपकी सैलरी का पार्ट है। एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स एज सैलरी अंडर सेक्शन 14, ये नीचे सेक्शन आ रहा है, उसके तहत कोई और अमाउंट जो चार्जेबल टू टैक्स है वो भी सैलरी की जो है वो उसमें परव्यू में आएगी। अच्छा, उसके बाद है वेयर एन एम्प्लॉयर एग्रीज टू पे द टैक्स चार्जेबल ऑन एन एम्प्लॉय सैलरी, द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी शैल बी ग्रॉस्ड अप बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल बाय द एम्प्लॉयर। हाँ, ये क्या बात है, कुछ समझ आई किसी? ये तो आज है बड़े आप थोड़े, और बीच में कुछ चले भी जाते हैं। चलो एनी, ये बात कुछ समझ आई, ये क्या बात है जिसको मैंने हाईलाइट किया? सर अगर इसमें एम्प्लॉयर पे कर देता है हमारी सैलरी जो टैक्सेबल है, तो सर वो ग्रास अप होकर हमारी जो है वो मतलब सैलरी में ही इंक्लूड हो जाती है। बात नहीं है एम्प्लॉयज इनकम इसमें। चार्ज।
इसमें यह है कि अगर आपका एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर के साथ कि मेरा जो टैक्स बनेगा ना, मैंने पे नहीं करना, वो टैक्स आपने पे करना है, ठीक है, मैंने टैक्स पे नहीं करना, वो टैक्स आपने पे करना है। तो वो कह रहा है कि वो जो टैक्स की अमाउंट एम्प्लॉयर ने पे करनी है वो आपकी सैलरी का पार्ट बनेगी, क्योंकि वो भी एक तरह का आपको बेनिफिट दिया जा रहा है। Where an employer agrees to pay the tax chargeable on an employee's salary, the amount of employee's income chargeable under the head salary shall be grossed up by the amount of tax payable by the employer. वो कहता है वो ग्रास अप हो जाएगी, वो उसके अंदर आप शामिल करेंगे। समझ आई बात की? मतलब सर हम टोटल बता देंगे, अगर वो टैक्स डिडक्ट कर भी रहे हैं फिर भी हम टोटल ही बता देंगे कि हमारी इतनी सैलरी है। जी, वो बेनिफिट है ना, जो आपकी पॉकेट से जाना था, बेसिकली वो एम्प्लॉयर जो है वो आपकी बिहाफ पे एक्सपेंस कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है। ये जनाब है कि नो डिडक्शन शैल बी अलाउड for any expenditure incurred by an employee in driving amount chargeable to tax under the head salary। तो किसी किस्म का जो सैलरी आप ले रहे हैं ये ग्रास अमाउंट के ऊपर टैक्स होता है, आपको किसी किस्म का एक्सपेंस लेस करने की इजाजत नहीं है, ठीक है। एक्सपेंस लेस आप करते हैं तो आपकी इनकम कम हो जाती है और आपका टैक्स लायबिलिटी कम होती है, इसलिए आपको किसी तरह का कोई जो है वो एक्सपेंडिचर जो है वो लेस करने की इजाजत नहीं है। जी 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 हाँ, मैं बताइए। ये कह रही थी कि ड्यूरिंग इंटरव्यू मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो सैलरी आप ऑफर कर रहे हैं इसमें जो टैक्स है वो आप पे करेंगे, या ये इस तरह की कोई बात, जैसे क्योंकि मोस्टली अगर सपोज मेरी सैलरी 1 लाख है, तो जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें से डिडक्ट करके ही हमारे अकाउंट में सैलरी वो क्रेडिट कर रही होती है। तो वो क्या हम इस तरह की कोई कंडीशन या इस तरह से अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो क्या हम उसको कह सकते हैं कि जो है सैलरी आप टैक्स वगैरह की जो सारी चीजें हैं वो आप लोग देखेंगे, वो हम लायबल नहीं है टैक्स पे करना, लाइक क्योंकि कर, मोस्टली कर ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है कि सैलरी में से डिडक्ट आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट कर रही होती है। जी कर, बहुत तरीकों पे ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एन अमाउंट और परक्विजिट शैल बी ट्रीटेड एज रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट रिगार्डलेस ऑफ वेदर द अमाउंट और परक्विजिट इज पेड और प्रोवाइडेड, ठीक है। वो कह रहा है कि वो आप अपनी सैलरी में कंसिडर करेंगे इस पेड और प्रोवाइडेड। इसका मतलब ये है कि पेड का मतलब है कि आपको पे कर दिया गया, प्रोवाइडेड का मतलब है कि उसके लिए एक प्रोविजन रख ली गई है, वो बाद में आपको दिया जाएगा। चलिए, उसके बाद है बाय द implies employer an associate of employer or by a third party under an arrangement with the employee or an, basically ये उसकी उसने प्रोविजन लिखी है, इसको छोड़ते हैं, ये उसकी कैलकुलेशन है, रेयरली इससे वास्ता पड़ता है, इसको हम डिस्कस नहीं करते। छोड़, अच्छा, उसके बाद जनाब सेक्शन 13 है, सेक्शन 12 के बाद वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। परक्विजिट्स क्या होते हैं, आपको जो फैसिलिटीज मिलती है फॉर द पर्पसेस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम ऑफ एन एम्प्लॉई for a tax year chargeable to tax under the head salary, the value of any perquisite provided by an employer to the employee in that year that is included in the employee's salary under section 12 shall be determined in accordance with this section। कह रहे हैं कि अगर आपको कोई फैसिलिटी दी जा रही है, कोई फायदा दिया जा रहा है, जिसका जिक्र हमने पिछले सेक्शन 12 में देखा है, ठीक है, कि वो कह रहा है कि आपको कोई भी चीज दी जा रही है, वेदर कैश में है या रेवेन्यू नेचर की है या वो कैपिटल नेचर की है, ठीक है, तो वो सारी आपकी सैलरी में शामिल है। वो कह रहा है उन परक्विजिट्स जो है उनकी वैल्यू को आप कैसे डिटरमिन करेंगे, वो इस सेक्शन में वो बता रहा है। द सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी अमाउंट रेफर टू इन क्लास, ठीक है। अच्छा, whether in a tax year a motor vehicle is provided by an employer to an employee wholly or partly for the private use of employee, the amount chargeable to the tax to the employee under the head salary for that shall include an amount computed as may be prescribed।
बात की समझ आई? ये क्या बात पड़ी है हम? 3 जो है हमने पढ़ा है कि अगर आपको, पहले मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूं कि मोटर व्हीकल जो है वो आपको दी गई है, वो होली और पार्टली फॉर द प्राइवेट यूज ऑफ बिजनेस। अगर वो आपको प्राइवेट यूज के लिए आपको गाड़ी होली और पार्टली दी गई है, यानी पार्शली वो बिजनेस के लिए हो सकती है और पार्शली फॉर पर्सनल यूज हो सकती है, या आपको होली फॉर द पर्सनल यूज दी गई है, तो उसकी द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स टू द एम्प्लॉय, उसके ऊपर आपको कोई अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स होनी है अंडर दैट सैलरी फॉर दैट ईयर शैल इंक्लूड एन अमाउंट कंप्यूटेड एज मे बी प्रेस्क्राइब। अच्छा, वो कहता है वो जैसी भी प्रेस्क्राइब होगी, ये बात आपको मजीद मिलेगी आगे रूल्स के अंदर, जब हम रूल्स में। अच्छा, इसमें 1 मिनट से कम टाइम रह गया, फिर हम 5 से 7 मिनट बाद दोबारा सेशन स्टार्ट करें, ठीक है? तो इसकी फर्दर जो है हम जब रूल्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको मिलेगा। उसके बाद है वेदर इन अ टैक्सी द सर्विसेज ऑफ, जैसे कि मैंने आपको बताया ना पहले, हाउस कीपर की, ड्राइवर की, गार्डनर की और अदर जो है वो आपको डोमेस्टिक असिस्टेंस जो है वो एम्प्लॉयर की तरफ से मिलती है, तो उसको भी जो है आप वो टैक्स